हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा बैंकिंग वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं आज। बैंकिंग का जो टेस्ट था वो था SKPO2 AJKN। हम इस टेस्ट का क्लोज टेस्ट और इसके अंदर 5 PQRS थे, पैरा जंबल्स थे। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसने भी ये टेस्ट अटेम्प्ट ना किया हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। इस टेस्ट को वहाँ से डाउनलोड करके आप टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप फिर इसको इस डिस्कशन को देख सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लोज टेस्ट से 11 से 20th क्वेश्चन तक जो क्लोज टेस्ट है। अगेन मैंने कई बार आपको पहले भी बताया, क्लासेस में भी हमने डिस्कस की है ये बात, और डिस्कशन के टाइम पे भी मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी क्लोज टेस्ट को हमें पहले ऑप्शन से ही करना स्टार्ट नहीं करना है। क्लोज टेस्ट करते हुए हमें ऑप्शंस को बाद में देखना है, पहले हमें इसकी सेंस समझनी है। देखो पढ़ रहे हैं हम। कह रहे द सुसाइड ऑफ सूबेदार रामकृष्ण ग्रेवाल, शायद ये नाम आपको याद होगा, रामकृष्ण ग्रेवाल था जिन्होंने सुसाइड किया था दिल्ली में जाके। कह रहे द सुसाइड ऑफ सूबेदार रामकृष्ण ग्रेवाल एलिजिडली ओवर डिले इन रिसीविंग डैश अंडर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम हैज डैश ऑफ ए पॉलिटिकल स्टॉर्म। कह रहे कि सुसाइड कर लिया सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने, ठीक है, और किस लिए किया, क्योंकि शायद उनको डैश नहीं मिला। क्या नहीं मिला होगा? पेंशन नहीं मिली होगी वन रैंक वन पेंशन के अंदर। ठीक है, हैज़ डैश ऑफ ए पॉलिटिकल स्टॉर्म, तो इससे पॉलिटिकल तूफान स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए। इन ए रिलेटेड मूव द एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स डिमांडिंग डैश OROP हैव रिज्यूम्ड देयर डैश एट दिल्ली जंतर मंतर। कह रहा है कि इसी रिलेटेड मूव में जो एक्स सर्विसमैन का जो ग्रुप है जो डिमांड कर रहे थे OROP को, उन्होंने अपने डैश को दिल्ली के जंतर मंतर पे रिज्यूम कर दिया। दिल्ली जंतर मंतर पे क्या करेंगे भाई? मतलब कोई ना कोई खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह कुछ ऐसा करेंगे। ऐसा ही ऑप्शन चाहिए हमें, कोई बात नहीं, आगे पढ़ रहे हैं। इट हैड बीन कॉल्ड डैश 6 months अगो आफ्टर एश्योरेंसेज फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर। ठीक है, इसको मतलब ये जो धरना धुरना जो दे रहे हैं इसको डैश कर लिया गया था, कोल्ड डैश 6 months अगो, तो इट हैज़ बीन कोल्ड ऑफ। मेरे को तो ये चीज़ अपने आप ही समझ में आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। देखो क्या लिख रहा है, द सुसाइड ऑफ सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल allegedly over delay in receiving dash under the one rank one pension scheme, allegedly over delay in receiving salary। अब देखो स्कीम क्या है, वन रैंक वन पेंशन, तो वन रैंक वन पेंशन के लिए पेंशन मिलेगी ना कि सैलरी मिलेगी। एरियर्स, एरियर्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मतलब जो पेंडिंग रह रही हो मनी। ठीक है ना, जैसे जैसे मान लो मेरे पास कोई एम्प्लॉई है, मैंने मैंने उसको कहा कि तेरी ना भाई जनवरी से सैलरी बढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन दूंगा बढ़ी हुई सैलरी मार्च के बाद। मान लो मेरे पास कोई एम्प्लॉई है, मैं उसको 10,000 रुपये सैलरी देता हूँ, और मैंने कहा कि जनवरी से तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये है, लेकिन मार्च के बाद दूंगा मैं सारे पैसे, जो 12,000 रुपये जो बड़े हुए होंगे। यानी कि 10,000 रुपये तो मंथली दे रहा हूँ, लेकिन जो 2,000 रुपये होंगे वो मैं मार्च के बाद दूंगा। जनरली गवर्नमेंट में यही चीज़ होती है कि लागू बाद पहले हो जाती है, वो मिलती बाद में है। तो जो बाद में मैं उसको दूंगा ना, 2,000 रुपये जो मैं बाद में दूंगा अप्रैल में, 6,000 रुपये करके दूंगा मैं 3 महीने के इकट्ठे, वो चीज़ होती है एरियर। ठीक है, तो एरियर्स हो सकता है वन रैंक वन पेंशन के अंदर। ठीक है, लेकिन छोड़ते हैं, पहले अगला ऑप्शंस देखते हैं। वेजेस, अगेन वेजेस नहीं हो सकता, सैलरी और वेजेस तो वही काम करने वाले को मिलती है। इंसेंटिव्स जो वर्ड होता है ये होता है कब एक्स्ट्रा, मतलब बोनस, तो बोनस भी नहीं मिलना वन रैंक वन पेंशन के अंदर, और लोन भी नहीं मिलना, तो ऑप्शन ही एक था यहाँ पे, तो एरियस। कह रहा है द सुसाइड ऑफ सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल allegedly ओवर डिले इन रिसीविंग एरियर्स अंडर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ये चीज़ मेन थी कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम है, तो स्कीम पेंशन की है, तो सैलरी वेजेस नहीं मिलेंगे, लोन भी नहीं मिलना, इंसेंटिव्स भी नहीं मिलना। क्या मिलना है इसके अंडर? इसके अंडर मिलने हैं एरियर्स। ठीक है, अंडर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम हैज़ डैश ऑफ ए पॉलिटिकल स्टॉर्म, तो हैज़ फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ। सेट ऑफ जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है टू बिगिन समथिंग, तो हैज़ सेट ऑफ ए पॉलिटिकल स्टॉर्म, एक पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। वैसे
कट ऑफ जो वर्ड होता है, ये तो होती कट ऑफ होती है ना आपके एग्जाम्स में, कट ऑफ आती है तो लिमिट होती है। कट ऑफ का एक्चुअल मीनिंग होता है लिमिट ऑफ समथिंग, भाई जितने जिसके इस लिमिट से पार होंगे वो कट ऑफ क्लियर है उसकी, ठीक है ना, तो कट ऑफ वो होती है। कॉल ऑफ होता है टू कैंसल समथिंग। फॉल ऑफ जो वर्ड हुआ ये होता है टू डिक्रीज, और शट के साथ ऑफ यूज़ करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें चाहिए सेट ऑफ, तो इट हैज़ सेट ऑफ ए पॉलिटिकल स्टॉर्म इन ए रिलेटेड मूव द एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स डिमांडिंग डैश OROP हैव रिज्यूम्ड देयर डैश एट दिल्लीज जंतर मंतर। कह रहा है जो एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं डैश OROP को, किस OROP को डिमांड कर रहे हैं, ऑप्शन देखते हैं। अनसर्टेन OROP डिमांड कर रहे होंगे क्या, अनसर्टेन OROP चाहिए, नहीं भाई। क्वालिफाइड OROP को कौन सी क्वालिफिकेशन देनी है। डुबियस और नेगेटिव वर्ड तो आ ही नहीं सकता, अनसर्टेन, डुबियस और रिस्ट्रिक्टेड, तो ये तीन वर्ड तो वैसे ही नेगेटिव हो गए, ये तो आ ही नहीं सकता। क्वालिफाइड भी नहीं आ रहा था, तो फोर्थ ऑप्शन जो है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब है कि भाई हमारी सारी कंडीशन मानो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। तो कह रहा है इन ए रिलेटेड मूव द एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स डिमांडिंग डैश OROP हैव रिज्यूम्ड देयर डैश एट दिल्लीज जंतर मंतर। क्या कर रहे होंगे, हैव रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा से स्टार्ट करना, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया दोबारा से। क्या स्टार्ट किया होगा, देयर चैलेंज, देयर स्ट्राइक, देयर स्टैटिक, रिलक्टेंस या प्रोटेस्ट। तो चैलेंज, स्टैटिक और रिलक्टेंस की तो बात नहीं बनती, बात बनती है या तो स्ट्राइक या प्रोटेस्ट। अब स्ट्राइक और प्रोटेस्ट दोनों ही तो एक तरह के वर्ड्स हैं, लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस है। स्ट्राइक की जाती है वर्कर्स के द्वारा, स्ट्राइक वो लोग करते हैं जो आपके पास एम्प्लॉइज हों। स्ट्राइक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि काम करने से मना कर दिया, और प्रोटेस्ट होता है विरोध करना। तो एक्स सर्विसमैन जो हैं वो काम करने से तो मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि काम तो कर ही नहीं रहे, तो वो तो पेंशनर हैं। तो ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन बनता है प्रोटेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्रोटेस्ट। आगे देखो, रिज्यूम देयर प्रोटेस्ट एट दिल्ली जंतर मंतर, इट हैड बीन कॉल्ड डैश 6 months अगो। अभी हमने देखा था कॉल ऑफ, ऊपर पढ़ा था ना, सेकंड ऑप्शन में हम पढ़ रहे थे, 12th क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ जो होता है, कॉल ऑफ का मीनिंग ही होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। तो पहले ये प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था 6 months अगो, 6 महीने पहले, आफ्टर एश्योरेंसेस, जब इनको एश्योर किया था डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने। तो कॉल ऑफ, तो कॉल ऑन नहीं होना, कॉल ऑफ ऑप्शन है, कॉल अवे, कॉल डाउन, कॉल आउट ना, कॉल ऑफ, ठीक है। आगे देखो, डैश ऑल दिस द रियल इशू इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP हैव बीन लॉस्ट साइट ऑफ। कह रहा है डैश ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के दौरान जो है, जो रियल इशू था ना, द रियल इशू इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP हैव बीन लॉस्ट साइट ऑफ। रियल इशू तो नजरों से ओझल हो गया है इस चीज के दौरान। देखो एमिड्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इन सब के दौरान। बिटवीन यूज नहीं होता, बिटवीन तो के बीच में, इसके बीच में नहीं, इस दौरान चाहिए हमें। मीनवाइल भी होता है इस दौरान, लेकिन सिंपल आता मीनवाइल। मीनवाइल ऑल दिस लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फ्रॉम ऑल दिस यूज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट ऑल दिस यूज नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन हमारा बन रहा है वो बन रहा है एमिड्स्ट। तो एमिड्स्ट ऑल दिस द रियल इशू इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP हैव बीन लॉस्ट साइट ऑफ, द वेटरन्स आर डिमांडिंग OROP इन इट्स राइटफुल फॉर्म। वेटरन्स होते हैं जो मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, तो इनके जो बड़े लोग हैं वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं OROP इन इट्स राइटफुल। राइटफुल मतलब लीगल, लीगल फॉर्म, मतलब जैसा ये डिमांड कर रहे हैं हमारे को वैसा चाहिए। ऊपर भी लिखा था ना अनकंडीशनल चाहिए। विच गोइंग बाय द एक्सेप्टेड डेफिनेशन इम्प्लाइज यूनिफॉर्म पेंशन टू आर्म्ड डैश पर्सनल रिटायरिंग with the same rank and length of service dash of the date of the retirement। तो वो कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पेंशन होनी चाहिए आर्म्ड पर्सनल की, जो रिटायर होते हैं सेम रैंक से और सेम लेंथ ऑफ सर्विस से, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो अगर सेम रैंक पे रिटायर हुए तो उनकी पेंशन सेम होनी चाहिए, ये इनकी डिमांड है। टू, तो
implies uniform pension to armed dash armed blood पर्सनल पर्सनल हो जाते हैं एम्प्लॉइज, आर्म्ड ब्लड पर्सनल, आर्म्ड गैंग पर्सनल, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, फोर्स पर्सनल, या क्रू या बैंड। देखो सारे ग्रुप्स हैं लेकिन सब अलग अलग के लिए यूज होते हैं। क्रू यूज़ होता है जैसे मतलब जो एरोप्लेन में या शिप में क्रू मेंबर्स होते हैं। बैंड हो गया जो बाजा बूजा बजाने वाले बैंड ग्रुप होता है जो, ठीक है। गैंग हो गया, गुंडों बदमाशों का गैंग होता है, ठीक है। और वर्कर्स का भी गैंग होता है, लेबर्स का भी, ठीक है ना। तो आर्म्ड फोर्स पर्सनल, हमें यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल होते हैं ना। रिटायरिंग फ्रॉम द विद द सेम रैंक एंड लेंथ ऑफ सर्विस डैश ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, regardless of the date of the retirement, anyhow of the date of the retirement, whatever, nevertheless, after all। देखो nevertheless और regardless ना वैसे सेम मीनिंग होता है कि इस चीज़ों को ध्यान ना दो, तो लेकिन nevertheless के बाद ऑफ नहीं आता, regardless के बाद ऑफ आता है। तो इस कारण से यहाँ पे आएगा regardless of the डेट ऑफ रिटायरमेंट। भाई डेट ऑफ रिटायरमेंट चाहे कुछ भी हो, उनको तो सेम पेंशन चाहिए अगर कोई बंदा सेम उससे वो हो रहा है, ठीक है। तो डिस्पाइट मीनिंग हो जाता है डिस्पाइट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अमंग द मेजर कंसर्न्स हाईलाइटेड बाय द वेटरन्स आर एनुअल इक्वलाइजेशन एज अगेंस्ट द अप्रूव्ड 5 years। कह रहा है जो मेजर कंसर्न्स जो वेटरन्स डिमांड कर रहे हैं वो ये मांग रहे हैं भाई ओआरओपी दिया तो है लेकिन उसमें क्या है कि इक्वलाइजेशन ना हर 5 साल में करेंगे, और ये कहते हैं कि एनुअल होना चाहिए इक्वलाइजेशन, ठीक है। फिर एक्सक्लूजन ऑफ दोज हु डैश फॉर प्री मैच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम द एम्पिट ऑफ ओआरओपी, और कह रहे हैं कि एक्सक्लूड कर दो उनको जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, मतलब रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, फ्रॉम द एम्बिट ऑफ ओआरओपी। एम्बिट हो जाता है दायरा, तो इसके दायरे से उसको बाहर कर दो जो पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हु कंसीडर फॉर, हु रिफ्यूज फॉर, हु ऑप्ट फॉर, हु प्रेफर फॉर, या हु रिजेक्ट फॉर। देखो ऑप्शंस थे, कौन सा क्वेश्चन था, 19th। एक्सक्लूजन ऑफ दोज हु डैश फॉर प्री मैच्योर रिक्वायरमेंट, हु कंसीडर फॉर जो कंसीडर करते हैं, हु कंसीडर होता सिंपल, फॉर की जरूरत नहीं थी। हु रिफ्यूज फॉर मना कर रहे हैं तो उनको क्यों एक्सक्लूड करना है, उनको तो इंक्लूड करना चाहिए। हु ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चूज करना। हु प्रेफर फॉर, प्रेफर के बाद फॉर की जरूरत नहीं थी। हु रिजेक्ट फॉर भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन जो बनता है वो बनता है हु ऑप्ट फॉर। जो चूज करते हैं प्री मैच्योर उनको एक्सक्लूड कर दो। और फिर कह रहा है फ्रॉम द एम्बिट ऑफ ओआरओपी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम अप्रैल 2014 एंड अडोप्शन ऑफ द हाईएस्ट पे स्केल ऑफ 2013 फॉर रिवाइजिंग पेंशन। 2014 अप्रैल से इसको इम्प्लीमेंट कर दो, और 2013 का जो हाईएस्ट पे स्केल था उसको सेट मानो, बेस मानो पेंशन को रिवाइज करने के लिए। द गवर्नमेंट्स प्रीडिकामेंट का मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट्स प्रीडिकामेंट जो है मतलब डिफिकल्ट पोजीशन जो है, प्रीडिकामेंट इज डैश, द गवर्नमेंट्स प्रीडिकामेंट इज डैश एक्सेप्ट फॉर, गवर्नमेंट्स प्रीडिकामेंट इज कॉग्निजेबल, ग्रास्पेबल, मर्की, टेंजिबल, ऑब्वियस। देखो कॉग्निजेबल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग नोन। तो कह रहे गवर्नमेंट का जो प्रीडिकामेंट है, जो प्रॉब्लम है, वो सबको पता लगने लायक है। ग्रास्पेबल भी हो जाता है वही पता लगाने लायक, इंटेलिजिबल, ठीक है ना। तो कॉग्निजेबल और ग्रास्पेबल तो दोनों वैसे ही सिनोनिम हो गए। मर्की जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डार्क, ग्लूमी, अनक्लियर। टेंजिबल होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल होती हैं, टेंजिबल जिनको टच किया जा सकता है। और ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। तो कह रहा है गवर्नमेंट का जो प्रीडिकामेंट है ना वो ऑब्वियस है, एक्सेप्ट फॉर पीएमआर ऑल दीज आर फिनेंशियल इश्यूज। कह रहे सारे के सारी चीज़ें फिनेंशियल इश्यूज हैं।
हैव बजटरी इम्प्लीकेशन, और इनका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बजट के ऊपर पड़ेगा। एनुअल पेंशन रिवीजन फॉर ओवर 20 लाख पीपल वुड ऑल्सो बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, और एनुअल अगर रिवीजन करनी पड़ जाए तो ये भी एक चैलेंज हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इजी था आज वाला क्लोज टेस्ट, ठीक है। मतलब वही ऑप्शंस एलिमिनेशन के थ्रू जाओ ना तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। 21 से 25 क्वेश्चन देखते हैं, पैराजंबल थे और विद ऑप्शंस पैराजंबल थे, तो ऑप्शंस को देख के भी हमें कुछ कुछ हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। देखो ये जो 5 ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक हेल्प मिल रही है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है DEABC, DEABC, सेकेंड है CABED, थर्ड है CAEBD, और फोर्थ है CAEDB, और फिर है DEBCA। अगर आप ध्यान से देखो ना, एक फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दो, बाकी चारों ऑप्शन में ना C के बाद A आ रहा है। अगर देखो हम C और A को इकट्ठा कर सकते हैं तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं कि या तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है या फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है, यानी हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी फिर भी हम एक बार ऊपर पढ़ के आते हैं, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ऑप्शंस जो है ना हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, हेल्प लेनी सीखनी पड़ेगी बस। देखते हैं, देखो कह रहा फॉर मोस्ट ऑफ अस एजुकेशन इज़ अ शॉर्टकट टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड अ लाइवलीहुड। सही बात है भाई, हमारे लिए तो एजुकेशन क्या है, एक शॉर्टकट है ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लाइवलीहुड मिल सके। दे कैन नॉट सेटिस्फाई द थर्स्ट फॉर वेल्थ एंड पोजिशन। क्या चीज, दे कैन नॉट सेटिस्फाई द थर्स्ट फॉर वेल्थ एंड पोजीशन। क्या चीज, ये एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। एडुकेशन के लिए तो ये हो नहीं सकता, दे जो यूज़ हो रहा होगा शायद एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड के लिए हो रहा होगा, शायद ए के बाद बी भी आ सकता है, पता नहीं, अभी आगे पढ़ते हैं। मैनी पीपल हैव नो आइडिया अबाउट द करेक्ट पर्पज ऑफ एजुकेशन। ठीक है भाई, मैनी पीपल हैव नो आइडिया अबाउट द करेक्ट पर्पज ऑफ एजुकेशन। लोगों के पास एजुकेशन का करेक्ट पर्पज ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को। द ओनली मीन्स ऑफ अचीविंग सेटिस्फैक्शन इन लाइफ इज द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर। कह रहे जो ओनली मीन्स है, जो ओनली सोर्स है सेटिस्फैक्शन अचीव करने का लाइफ में, वो है करेक्टर को बनाना। बट मनी एंड पोजीशन ऑलवेज लीड अस एस्ट्रे। कह रहा है लेकिन जो मनी और पोजीशन है ना, ऑलवेज लीड अस एस्ट्रे इफ़ वी डू नॉट हैव गुड करेक्टर। कह रहा है अगर आपके पास अच्छा करेक्टर नहीं है ना तो ये मनी और पोजीशन आपका कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा देखो बी के अंदर ना इसने लिखा था वेल्थ एंड पोजीशन। क्या कह रहा है, दे कैन नॉट सेटिस्फाई द थर्स्ट फॉर वेल्थ एंड पोजीशन। कह रहा है ये वेल्थ और पोजीशन की थर्स्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, बट मनी एंड पोजीशन ऑलवेज लीड अस एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है भटकना, ठीक है। तो मनी और पोजीशन जो है ना वो हमें मतलब भटका देती हैं इफ़ वी डू नॉट हैव गुड करेक्टर, अगर हमारे पास अच्छा करेक्टर नहीं है। तो बी के बाद तो ई आएगा, बी के बाद ई आएगा, बी से पहले ई नहीं आ सकता। देखो फर्स्ट ऑप्शन में बी के बाद ई नहीं दे रखा, ई से पहले, ई पहले दे रखा है, बी बाद में दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले तो मनी और पोजीशन की थर्स्ट होगी, उसके बाद मनी और पोजीशन हमें लेके जाएंगी ना, भटकाएंगी। तो बी के बाद ई आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, फिफ्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है, एक ही ऑप्शन बचता है CABED। पढ़ लो, देखो कह रहा है मैनी पीपल हैव नो आइडिया अबाउट द करेक्ट पर्पज ऑफ एजुकेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन का करेक्ट पर्पज़ नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये शॉर्टकट है एम्प्लॉयमेंट का और लाइवलीहुड का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड दे कैन नॉट सेटिस्फाई द थर्स्ट फॉर वेल्थ एंड पोजीशन, ठीक है। बट मनी एंड पोजीशन ऑलवेज लीड अस एस्ट्रे इफ़ वी डू नॉट हैव अ गुड करेक्टर। और फिर करेक्टर की ही बात की, द ओनली मीन्स ऑफ अचीविंग सेटिस्फैक्शन इन लाइफ इज़ द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, डी में यही इसका आंसर है। तो अगेन ऑप्शंस के थ्रू तो बहुत ईजी हो जाते हैं। अगला देखो, कह रहा है इट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट आवर मेंटल सेटअप इंक्लूडिंग दोज ऑफ ड्राइवर्स एंड पायलट्स इज वर्सनिंग डे बाय डे।
कह रहा है इससे ये कंक्लूजन निकलता है, किस चीज़ से कंक्लूजन निकलता है, यानी कि ए जो है ना ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कह रहा है इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है। कंक्लूजन तो पता है, मतलब किसका कंक्लूजन निकलता है ये नहीं पता। इट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट आर मेंटल सेटअप इंक्लूडिंग दोज ऑफ ड्राइवर्स एंड पायलट्स इज वर्सनिंग डे बाय डे। फिर क्या लिख रहा है देखो, ऑन ट्रैवल डेंजर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली। कह रहा है ड्राइवर और पायलट्स का जो लेवल है, मेंटल सेटअप है, वो चेंज हो रहा है, तो डेंजर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनेटली सेम लेवल पे। शायद ए और बी इकट्ठे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन एक्सटेंड्स फ्रॉम हॉर्सेस टू सुपरसोनिक फ्लाइट्स। कह रहा है जो हिस्ट्री है ना हमारी ह्यूमन ट्रैवल की, वो पहले हम हॉर्सेस पे चलते थे और अब हम किस पे चलते हैं, सुपरसोनिक फ्लाइट्स पे। मतलब कि ऐसी ऐसी फ्लाइट्स आ गई जिसमें कुछ भी मतलब पॉसिबल है, ठीक है ना। फिर क्या लिख रहा है देखो, अगला अगला जो है, कह रहा है बट दे कैन नॉट फाइंड ए रेमेडी टू ह्यूमन एरर्स। बट दे कैन नॉट फाइंड ए रेमेडी टू ह्यूमन एरर्स। दे किसके लिए यूज हुआ समझ नहीं आया। साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिड्यूस ओन ट्रेवल डेंजर्स। देखो क्या लिख रहा है, साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिड्यूस ओन ट्रेवल डेंजर्स, और साथ में लिख रहा है बट दे कैन नॉट फाइंड ए रेमेडी टू ह्यूमन एरर्स। ई के बाद डी आएगा, जो भी ऑप्शन होगा ना, ई से पहले डी नहीं आ सकता। और अभी हमने एक चीज़ और बनाई थी, ए और बी भी इकट्ठे आएंगे, यानी हमें दो चीज़ें देखनी है, ई डी और ए बी। और हमने फर्स्ट सेंटेंस नहीं समझ में आया था। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ए नहीं हो सकता, इट लीड्स, ऑन ट्रैवल डेंजर इज ऑल्सो, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। सी जो है ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बट दे कैन नॉट, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स, ई जो है फर्स्ट सेंटेंस हो सकता था अगर मतलब इंडिपेंडेंस की बात करें, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें किसी में भी ई फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, तो सी जो है वो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। सी वाले देख लो किस किस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में और फोर्थ में है, और उसमें हमें चाहिए ए बी एक साथ और डी ई एक साथ। देखना ए बी और डी ई किस किस में साथ हैं, ई डी, फोर्थ ऑप्शन सी ई डी ए बी, बिल्कुल यही आंसर बनेगा। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, फिर कह रहा है साइंटिस्ट और जो है ना वो ट्राइंग कर रहे हैं ट्रैवल डेंजर्स को ख़त्म करने की, ठीक है। फिर डी दे दिया लेकिन ह्यूमन एरर्स की कोई रेमेडी नहीं है, जिससे कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो मेंटल सेटअप है वो चेंज होता जा रहा है। और फिर बी में लिखा कि ऑन ट्रैवल डेंजर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। आगे देखो, कह रहे नाउ दे एडमिट दैट एप्टीट्यूड ऑल्सो इज हाईली नेसेसरी। कह रहा है वो ये मानते हैं कि एप्टीट्यूड जो है ना ऑल्सो इज हाईली नेसेसरी। देखो ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑल्सो दे रहा है, ऑल्सो दे रहा है यानी कि इसके साथ कोई और चीज़ नेसेसरी है। वो कौन सी चीज़ है वो आगे कहीं ना कहीं दिख जाएगी हमें। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है भाई, हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, शायद बी फर्स्ट भी हो सकता है, ऑप्शन में आ रहा है, हाँ ऑप्शन तीन ऑप्शन में बी को फर्स्ट बना रहा है। सी, सक्सेस इन बिजनेस इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है जो सक्सेस होती है किसी भी बिजनेस में वो कंबाइंड रिजल्ट होता है किसका, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। डी देखो, सो फार पीपल बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। कह रहा है अभी तक तो पीपल ये मानते थे कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। और ये देखो ध्यान से दोबारा, नाउ दे एडमिट, पहले तो ये मानते थे कि ऑनेस्टी वॉज द पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी, नाउ दे एडमिट दैट एप्टीट्यूड ऑल्सो इज हाईली नेसेसरी। तो डी के बाद ए चाहिए, डी के बाद ए चाहिए हमें। आगे और देखते हैं, एप्टीट्यूड हेल्प्स टू डिसाइड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। लो जी, डी ए ई हमारी सीक्वेंस बन गई है, डी ए ई। देखना डी ए ई कहाँ पे है, डी ई ए फर्स्ट में, ई सी, ओ लो सेकंड में तो ऑप्शन ही नहीं है डी,
ठीक है। फिर देखो CDEBA, हमें चाहिए DAE। DAE ये लो जी, फोर्थ ऑप्शन में है DAE, इसको पढ़ लो अब। कह रहा है मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, बी में। फिर डी कह रहा है सो फार पीपल बिलीव दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, नाउ दे एडमिट एप्टीट्यूड इज नेसेसरी, एप्टीट्यूड हेल्प्स टू डिसाइड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, सक्सेस इन बिजनेस इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगेन देखो, ऑप्शंस वालों में तो कोई खास दिक्कत आती नहीं, वैसे भी दिक्कत नहीं आती अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस बनानी शुरू करो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो कह रहा है द क्यूरियस फैक्ट इज दैट दे टू आर नॉट बियॉन्ड चार्जेस ऑफ करप्शन। अब अगेन दे टू लिख रहा है तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो ये नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं हो सकता। ए कहीं पे फर्स्ट दिया तो नहीं, अच्छा दिया भी नहीं, ई और बी कोई फर्स्ट बना रहा है ये। ठीक है, बी देखते हैं। कह रहा है करप्शन एट हाई प्लेसेस इज अ मॉडर्न ट्रेंड इन इंडिया। कह रहा है हाई प्लेसेस की जो करप्शन है वो मॉडर्न ट्रेंड है इंडिया में। ठीक है भाई, हो सकता है ये इंडिपेंडेंट है सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द CBI टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ क्राइम एंड करप्शन। कह रहा है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है CBI और जो क्राइम और करप्शन के इन्वेस्टिगेट करती हैं। कॉमन पीपल हैव एडजस्टेड देमसेल्व्स टू करप्शन थिंकिंग दैट इट इज़ समथिंग विच हैज़ कम टू स्टे। जो आम आदमी है बेचारा, उसने तो अपने आप को करप्शन के साथ एडजस्ट ही कर लिया है और ये मान के कि भाई ये तो ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे रहेगी ही। फिर कह रहा है पीपल फेमस फॉर देयर इंटीग्रिटी आर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ करप्शन एंड माल प्रैक्टिस। कह रहा है ऐसे लोग जो इंटीग्रिटी और अपनी इंटीग्रिटी होती है, ऑनेस्टी, पीपल जो फेमस थे अपनी इंटीग्रिटी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए, आर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ करप्शन एंड माल प्रैक्टिस, वो भी माल प्रैक्टिस के उन पे ऊपर भी क्या लग रहा है, आरोप लग रहे हैं। ठीक है, देखो ए के अंदर टू जो लिखा था वो किसके लिए था ये ढूंढना है हमें। कह रहा है द क्यूरियस फैक्ट इज दैट दे टू आर नॉट बियॉन्ड चार्जेस ऑफ करप्शन। कौन? देखो सी में लिख रहा है वी हैव ऑर्गेनाइजेशन लाइक द CBI। देखो करप्शन एट हाई प्लेसेस ये हो नहीं सकता, दे कॉमन पीपल के लिए यूज़ नहीं करेगा, कॉमन पीपल तो बेचारा करप्शन कहाँ करेगा। ठीक है ना, और पीपल फेमस उनको तो लगा ही दिया करप्शन, तो दे टू उनके लिए यूज़ नहीं हो सकता। सी के बाद ए चाहिए हमें। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है वी हैव ऑर्गेनाइजेशन लाइक द CBI टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ क्राइम एंड करप्शन, द क्यूरियस फैक्ट इज दैट दे टू आर नॉट। ठीक है ना, तो करप्शन के जो चार्जेस हैं वो किसके ऊपर लग रहे हैं, CBI के बंदों के ऊपर भी। ठीक है ना, तो हमें चाहिए सी के बाद ए। ठीक है, और वी हैव ऑर्गेनाइजेशन लाइक द CBI टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ क्राइम एंड करप्शन, तो सी जो है उससे पहले भाई हम वी हैव ऑर्गेनाइजेशन, वी मतलब वी इंडियंस, और इंडिया की बात की बी में, तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो बी है वो सी और ए से, सी के बाद तो ए आएगा। पहले तो ऑप्शंस में ये देखो सी के बाद ए किस किस में है। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, सेकंड एलिमिनेटेड, फोर्थ एलिमिनेटेड, यस। अब बचता है थर्ड या फिफ्थ। अब फिफ्थ को देखो अगर तो ई से स्टार्ट पे कह रहे पीपल फेमस फॉर देयर इंटीग्रिटी आर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ करप्शन एंड माल प्रैक्टिस। अच्छा, करप्शन एट हाई प्लेसेस इज अ मॉडर्न ट्रेंड इन इंडिया। ओके, फिर नहीं, ई के बाद तो सी दिया है, वी हैव ऑर्गेनाइजेशन, वी कहाँ से आ गया, तो बी जो है वो तो सी से पहले चाहिए ही चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन में आ रहा है BECAT। कह रहा है करप्शन जो है हमारे मॉडर्न ट्रेंड बन गया है, पीपल जो फेमस थे वो भी मानते हैं, फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उन पे भी चार्जेस लगते हैं, तो इसीलिए कॉमन पीपल भी बेचारा चुप करके बैठ गए हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ न्यू अवेयरनेस। क्या चीज़ पता नहीं, तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता। ए वाले जो ऑप्शन हैं वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो या तो सी फर्स्ट या बी फर्स्ट, देखते हैं। ए वेरी होलसम प्रैक्टिस इज बीइंग डेवलप्ड इन फील्ड ऑफ बिजनेस। कह रहा है एक वेरी होलसम प्रैक्टिस डेवलप हो रही है किसके अंदर, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। कह रहे हैं नाउ दे
अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज डेंजरस टू वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है अब उनको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है ना वो डेंजरस है वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पॉलिटिशियंस एज देयर लीडर। देखो सी के बाद ना डी आएगा। क्यों आएगा सी के बाद डी? क्योंकि नाउ दे अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज डेंजरस टू वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पॉलिटिशियंस एज देयर लीडर्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने लीडर्स मतलब पॉलिटिशियंस को अपना लीडर बनाने से मना कर दिया है क्योंकि उनको समझ में आ गई है। और समझ में क्यों आई है? ए के अंदर लिख रहा है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए न्यू अवेयरनेस, शायद। ठीक है, अब देखो वर्कर्स हैव मोर फेथ इन देयर एमडीज देन इन देयर सो कॉल्ड पॉलिटिकल बॉसेस। अच्छा, और बी में था ए वेरी होलसम। देखो हमें चाहिए ए सी डी। ए सी डी देखो किस में आ रहा है, तीनों में से, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में से एक ही ऑप्शन है बी ई ए सी डी। फिफ्थ ऑप्शन को देख लेते हैं एक बारी। ए वेरी होलसम प्रैक्टिस इज बीइंग डेवलप्ड। ई वर्कर्स हैव मोर फेथ इन देयर एमडीज देन इन देयर सो कॉल्ड पॉलिटिकल बॉसेस। ए इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ न्यू अवेयरनेस। सी नाउ दे अंडरस्टैंड, पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, और डी मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव रिफ्यूज टू। तो ए सी डी बन रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हम फिफ्थ ऑप्शन पे चले गए। तो ओवरऑल देखो टेस्ट मुश्किल नहीं आता। देखो न्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आजकल एग्ज़ाम के अंदर, टोटली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना, आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग ही बनानी है। अगर अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कोशिश ये किया करो, घबराया मत करो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप लोग बहुत घबराते हो। डरते क्यों हो भाई? इंग्लिश ही है, जैसे हमको हिंदी आती है वैसे हमें इंग्लिश भी आ जाएगी, लैंग्वेज ही है। बस थोड़ा सा टाइम मांगती है इंग्लिश, एक बारी टाइम देना शुरू कर दो। एग्ज़ाम के अंदर जो नंबर बनवाएगी ना वो यही बनवाएगी। ठीक है जी? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।